हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। ऋषभ सर की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसलिए उनकी जगह आज मैं आपके साथ ये सेशन अटेंड करूंगा। तो पहली बात कि चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए रेलेवेंट है, समझेंगे इस सेशन में। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं आज की टॉप न्यूज़ में। अगर आप देखें तो बात की गई है कैसे राजनाथ सिंह ने एश्योर किया है कि जो सिविलियंस की डेथ हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर ही कैसे आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी रहना चाहिए, किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, हर एक सोल्जर इंपॉर्टेंट है। और जो डेथ्स हो रही हैं कश्मीर में लगातार, कुछ आतंकवादी हमले भी हुए थे, कुछ सिविलियंस की मौतें भी हुई थी, और इन सभी के पीछे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। इसे रोकने के लिए इंडिया को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करने की सख्त ज़रूरत है, प्लस इंश्योर करना है कि सबको न्याय मिले। वहीं दूसरी न्यूज़ जो इंटरनेशनली आपको दिखेगी वो ये है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको हर यूक्रेन की डेवलपमेंट पे पोस्टेड रखा था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेन में जो भी हुआ उसके बावजूद इंडिया और रशिया रिलेशंस कैसे ग्रो हुए हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? हाउ इंडिया रशिया रिलेशंस जो इसकी ग्रोथ है वो क्या दिखाती है भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में? ये दिखाती है कि इंडिया परसूज कैसा नेशनल इंटरेस्ट, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। भारत जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करता है तो कॉन्सेप्ट होता है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करता है। प्लस अमेरिका और रशिया को बैलेंस करने की संभावना भारत के पास है, जो कैपेसिटी है, उसका मतलब यह है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। और यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भारत को ये कैपेसिटी देती है कि जहां एक तरफ वो अमेरिका के साथ भी बातें कर रहा है, यूरोप के साथ भी बातें कर रहा है, वही रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है। तो ऐसे जब आपको एग्जाम्पल देने ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का या एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट का, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग निर्भर हैं सरकार की हेल्प के ऊपर, और महंगाई से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। तो अगर हम यहाँ से तेल नहीं लेते सस्ता तो कई लोगों को नुकसान हो सकता था, इसीलिए वहाँ उस चीज़ को फॉलो करना शोज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। फिर पीएम किसान के बारे में बात की गई कि कैसे पीएम किसान में 34 लाख लोगों को ऐड किया गया स्पेशल ड्राइव। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, अक्सर वो चीज़ें सीधा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट यू हैव दोज इंसिडेंट्स जो अपने मेंस के आंसर में आप ऐड कर सकते हैं। आगे देखें हिंदी के आर्टिकल्स में, अगर देखें तो हिंदू के आर्टिकल्स में, तो वहाँ सबसे पहले जो इजराइल की एम्बेसी के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। अब इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो ब्लास्ट हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 2021 में भी ऐसा हुआ है, 2012 में भी ऐसा हुआ है। और इन दोनों केसेस में इजराइल ने क्लियरली बोला था कि ईरान इसके पीछे है, और कुछ सबूत भी मिले थे जो ईरान को इसके साथ जोड़ते थे। तो भारत की सरजमीन पर अगर किसी एम्बेसी के ऊपर हमला होता है तो भारत की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है। और इजराइल की एम्बेसी पे तीसरा अटैक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि यह हमला ईरान ने किया है या नहीं किया है, कौन इसके पीछे है। क्या कोई लोकली ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है, उससे कोई सेंटिमेंटल हो सकता है। तो ये जो अभी एम्बेसी में ब्लास्ट हुआ है, चाणक्यपुरी का इलाका है दिल्ली में, जहाँ सारी एम्बेसीज दूतावास हुआ करते हैं। अब इजराइल ने इसके बाद एक सिक्योरिटी वार्निंग जारी करी है कि जो भी उनके ट्रैवलर इंडिया आ रहे हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा सतर्क रहें, इजराइल के सिंबल्स को शो ना करें, अपनी आइडेंटिटी को उतना रिवील ना करें। और अभी दिल्ली पुलिस और एनआईए इसके ऊपर काम कर रही है, इन्होंने दो लोगों को सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया है। तो ये न्यूज़ जो है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो दिखाता है कैसे ग्लोबली कहीं और जो वॉर होती है वो इंडिया को इम्पैक्ट करती है। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर हमने देखा इकोनॉमिकली कैसे हुआ। फूड ग्रेन की प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ गए थे, भारत को अपने एक्सपोर्ट्स पर वीट के रोक लगानी पड़ी थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है यूरोप के लिए और दुनिया भर के लिए। कोल का एक्सपोर्ट कम हो गया तो भारत को कोल की व्यवस्था यानी कोयले की व्यवस्था गर्मियों में कहीं और से करनी पड़ी थी ताकि बिजली हमारी चलती रहे। इसी प्रकार से ये वॉर जो इजराइल और हमास के बीच में हुई है, इसका प्रभाव हमें कैसे देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक रूप से कैसे देखने को मिलता है। रेड सी के आसपास जो इलाका है वहां पर शिप्स को अब जो हौती रिबल्स है वो पास नहीं होने दे रहे ऑयल टैंकर्स को, और इसीलिए उस ऑयल टैंकर यमन में बैठे हुए हौती रिबल्स जो इजराइल के समर्थक हैं वो रेड सी से कोई भी शिप पास नहीं होने दे रहे हैं, जो कमर्शियल शिप ही क्यों ना हो। तो इसलिए अब वहाँ पे अब यूएस की नेवी आ रही है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल है जहाँ यूएस नेवी के साथ अब इंडियन नेवी हो सकता है कोलैबोरेट करे, क्योंकि कमर्शियल शिप्स को खतरा है। भारत आ रहे 2 शिप्स के ऊपर अटैक किए गए, एक तो जो आई थिंक लाइबेरिया से आ रहा था, और एक और शिप था जो आई थिंक माल्टा फ्लैग था। माल्टा के एक शिप को तो सोमालिया चुरा के ले जाने की कोशिश भी की गई, इसको कब्जा करके वहां के लुटेरे ले जाना चाह रहे थे। तो इंडिया क्या समझता है अपने आप को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी से ही इंडिया के कॉमर्स और ट्रेड की सिक्योरिटी है। ये इजराइल और हमास की वॉर जो है वो डायरेक्टली उन देशों के बीच में वॉर नहीं है, वो स्पिल ओवर होकर पूरे एरिया में फैल चुकी है। हिजबुल्ला आ गया, हौतीज आ गए, जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो तबाह हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं उस पर नुकसान हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है डिजिटल इंटरमीडियरीज को। डिजिटल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? देखिए वो डिजिटल एंटिटीज हैं जो डिजिटल स्पेस में एक्टिव है। मतलब एक इंटरमीडियरी होता है जो मध्यस्थता कराता है, कोई व्यक्ति जो हो, कोई अगर बिचौलिया कहे इसे आप, तो डिजिटल इंटरमीडियरी वो है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पर जाकर आप बाकी का कंटेंट शेयर करते हैं। वो कंटेंट उस व्यक्ति ने या उस ग्रुप ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले फेसबुक की, ट्विटर की, ये क्या है? ये डिजिटल इंटरमीडियरीज। ना वो कंटेंट बना रहे हैं, ना वो कंटेंट आपसे ले रहे हैं, आप खुद अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं या किसी और का शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरमीडियरीज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने रूल्स में बदलाव किए, आईटी रूल्स में, ताकि वो कंप्लायंस में आए। किस चीज़ को लेकर? सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत में? मिस इन्फॉर्मेशन। दो तरह की चीज़ें भारत में फैलती हैं, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन और एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। इन दोनों का पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इन दोनों का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। याद रखिए, बच्चे पकड़ने की एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी जिसकी वजह से कई लोगों को मार दिया गया था नॉर्थ ईस्ट के आसपास। फिर जो ये रिसेंटली मॉब लिंचिंग वाले केसेस हुए थे, वहाँ पे मीट को लेकर ऐसी बातें की जाती हैं। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों में फ़र्क क्या? मिस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको लगा कि सच्ची इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपने पास ऑन कर दी किसी और को। हो सकता है कि आप डेलिबरेटली भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो तब भी आप कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरली डेलिबरेट। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको डेलिबरेटली स्प्रेड किया जाता है, स्टैट्स में बदलाव करके या कोई और ग्राफ लगा के, ताकि आप डिसइंफॉर्म हो जाएं और आप किसी ग्रुप के प्रति घृणा पैदा करना या कोई ऐसा काम करना, सरकार के प्रति घृणा पैदा करना या ऐसी चीज़ें करना, ये होती है डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को कम करना और डिसइंफॉर्मेशन को खत्म करना उद्देश्य है MITA का। तो इन्होंने यूज़र हार्म्स बताए हैं और कहा है कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी उनके यूज़र हैं, उनके यूज़र जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में उनको यूज़र एग्रीमेंट दी जाए, उनको बताया जाए कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। उनको इंश्योर करना है कि जो भी यूज़र होंगे उनके स्पेस पे, वो किसी भी तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी डिसेमिनेशन ना कर पाए। इसके लिए वो इंश्योर करें प्रावधान, चाहे AI का इस्तेमाल करें या कुछ और करें, जिससे वो आगे स्प्रेड ना हो। तो ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाना चाहिए ताकि लोग इन्फॉर्म रहे, तो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं क्या उनके पास है उसके बारे में, प्लस क्या पीनल प्रोविजंस हैं। यूज़र जो है उनको पता होना चाहिए कि जो मिस इन्फॉर्मेशन अगर वो स्प्रेड करेंगे वेबसाइट पर या अपने अकाउंट से, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। कि IPC में 1860 IT एक्ट 2000 के तहत क्या क्या पीनल प्रोविजंस है, जिसके बारे में उनको पता रहे, तो ऐसा काम वो ना करें अगर जानबूझ के कोई कर रहा है तो। और ये बताना चाहिए कि वो जो इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है लीगली कि ऐसा कुछ भी अगर होता है, ऐसा कुछ भी आप मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, डिसइन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो जो डिजिटल इंटरमीडियरीज है उसके ऊपर लीगली वो बाउंडेड है कि वो चीज़ वो पुलिस को या किसी एजेंसी को बताए, क्योंकि उससे देश में बहुत दंगे और अस्थायी समस्याएं फैल रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये बात की गई। डिजिटल इंटरमीडियरीज क्या हम समझ चुके हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्या हम जानते हैं, डीप फेक क्या होता है। डीप फेक मतलब होता है वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसको AI के द्वारा बढ़ावा दिया जाए, वो होता है डीप फेक। यानी किसी व्यक्ति के चेहरे को, किसी व्यक्ति की आवाज़ को, दोनों को मिक्स कर दिया जाए। मतलब आपको ऐसा लगेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बोल रहे जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि उनकी AI के थ्रू उनकी वॉइस को मॉड्यूलेट किया जाएगा, उनके चेहरे को ऐसा सेट किया जाएगा कि लगेगा वही बोल रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या कोई और हो, उनके जैसे गाने, आवाज़ में गाना कोई गा रहा है, AI सॉफ्टवेयर ऐसा कर देता है, तो वो चेहरे पर उनके ऊपर मॉर्फ करके आवाज़ भी सेम, डिक्शन भी सेम, चेहरा भी सेम, तो आपको लगेगा वही व्यक्ति बोल रहा है जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं। तो डीप फेक को लेकर डिजिटल न्यूज़ में स्पेसिफिकली जो फेक न्यूज़ फैल सकती है उसको कंट्रोल करना एक मुख्य उद्देश्य है MITY का, क्योंकि मिनिस्ट्री लगातार देख रही है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है इंडिया में इस तरह की चीज़ों की होने की। अगला आर्टिकल देखते हैं अमोनिया गैस लीक के बारे में। चेन्नई में एक फर्टिलाइजर यूनिट है, वहाँ से अमोनिया गैस लीक हुई और अमोनिया गैस एक बहुत ही हार्मफुल गैस हो सकती है। अमोनिया का जो फॉर्मूला है NH3, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। असल में कलरलेस गैस है ये, और प्लस में इसमें दुर्गंध होती है, एक बहुत ज़्यादा पंजेंट काफ़ी स्मेल होती है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है एक, और ये एल्कलाइन गैस है। याद रखिए रिएक्टिव गैस है, रिएक्टिव गैस के साथ समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर वो उनमें अगर कोई लीकेज होता है तो कहानी ये कि ये जो लीकेज हुआ है कहाँ हुआ है। पहली बात ये हुआ है एन्नौर में, नॉर्थ चेन्नई में। अगर आपने प्लेसेस इन न्यूज़ का वीडियो इस हफ्ते का देखा होगा तो एन्नौर ऑलरेडी न्यूज़ में था, क्योंकि मीचियोंग जो साइक्लोन आया उसके बाद यहाँ पर ऑयल स्पिल भी हुआ था। तो एन्नौर के आसपास
प्रॉब्लम्स हुई थी, जहाँ उनका बंकिंघम कनाल है, इस तरह की लोकेशन जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने वहाँ डिस्कस की थी, तो उतना डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा मैं, कि एन्नौर के रीजन में असल में ये अमोनिया गैस का लीक हुआ है। अब अमोनिया प्रोड्यूस कैसे होता है? नेचुरली भी होता है, फैक्ट्रीज में भी होता है। अमोनिया का इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से यूरिया को क्रिएट करने के लिए। तो अमोनिया अगर नेचुरली प्रोड्यूस होगा तो वो सॉइल में प्रोड्यूस होगा। अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस नेचुरली इन सॉइल बाय द बैक्टीरिया, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जब डिकम्पोज होता है तो अमोनिया फॉर्म होता है, हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और लेकिन इसका इस्तेमाल नेचुरल गैस और कोल गैसिफिकेशन के लिए किया जाता है, यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरह की एक आपकी गैस है NH3। और अमोनिया का इस्तेमाल नाइट्रोजन सोर्स की तरह किया जाता है फर्टिलाइजर के क्षेत्र में। तो फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत इस्तेमाल यूजफुल है, लेकिन हमें पता है कि फर्टिलाइजर का इंडिया में क्या होता है? ओवर यूज। फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज होने की वजह से जो सॉइल है उनमें आर्टिफिशियल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। और जो इसके थ्रू जो हमारी क्रॉप्स हैं उसमें ग्रोथ तो देखी जाती है, जब यूरिया ऐड होता है तो निश्चित रूप से यील्ड बढ़ती है, लेकिन लगातार अगर आप यूरिया का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए ये कॉमन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, हमारे खेतों में काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसलिए अब इंडिया पुश कर रहा है किसकी तरफ? ऑर्गेनिक की तरफ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है उसका यूजेज कहाँ कहाँ है। ठीक, फिर आपके घर में जो क्लीनर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, अमोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं वहाँ यूज़ किया जाता था। याद रखिए दिवाली में इसको बैन किया गया था, तो इसका एक अल्टरनेटिव दिया गया था कि अमोनिया की जगह आप कुछ और यूज़ कर ले एक्सप्लोसिव में। बाकी हमारे रेफ्रिजरेंट और कूलेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम यह है कि एनिमल हस्बेंड्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, और इसीलिए इसका प्रभाव हमारे जलाशयों पर, हमारे खेतों पर, हमारी ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा है। ये पानी में जहाँ वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर जो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो ऑक्सीजन है वो कम बचेगा एक्वेटिक लाइफ के लिए। यूट्रिफिकेशन हो जाता है। यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ओवर जो आपका न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो कई वहाँ पे जीव है उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो फील्ड है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ से अगर रन ऑफ पानी आता है तो वो ऑलरेडी अमोनिया से भरा हुआ होता है, तो वो जो पानी की बॉडीज़ में आता है तो उसको यूट्रीफाई कर देता है और वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देता है, जिससे वहाँ जो जीव उसके ऊपर आश्रित है उनकी मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये अमोनिया एज ए पॉल्यूटेंट। आप एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे तो अमोनिया का रोल, अमोनिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ज़रूरी था। और ये एक टॉक्सिक गैस भी है, तो टॉक्सिक गैस से प्लांट में पैथोजेंस भी डेवलप हो जाते हैं, इससे आपको हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो सकती है। अब जहाँ ये लीकेज हुआ है इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न्स खड़ा हो सकता है। अब इस न्यूज़ को सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आ रही है, जहाँ पर भोपाल गैस में एक लीक हुई थी भोपाल में गैस। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जो इंडिया में अगर कभी कोई लीक होती है तो क्या इंश्योरेंस कवरेज है, हु विल बी लायबल फॉर सर्टेन थिंग्स, क्या शॉर्ट लीकेज या फिर जिसको कहते हैं लिमिटेड लीकेज अगर होगी तो उसमें क्या लायबिलिटी सेट नहीं होगी उसी लेवल पे कि हम वेट करेंगे कई लोग मारे जाएं। तो ये हमारे लिए एक एथिकल क्वेश्चन भी खड़ा करता है, सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, एथिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, कि क्या सिस्टम प्रिवेल करते हैं इसके लिए। फिर जब आप इस चीज़ की बात कर रहे हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको उस जगह के बारे में जहाँ लीकेज हुए। एन्नौर कहाँ है? यहाँ पर लिखा है कोटालियार रिवर। अगेन जब हमने इसको पढ़ा था प्लेसेस न्यूज़ में तो हमने क्या देखा था, इस रिवर का एक और नाम, इस रिवर को कोराटलियार या फिर कौशल थलैयार रिवर भी कहते हैं। कौशल थलैयार रिवर और जो एन्नौर क्रीक है वहाँ तक ये जाके बहती है। और ये जो रीजन है यहाँ पर असल में नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन है, एन्नौर का पोर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन है यहाँ। विवाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो वेटलैंड थे एन्नौर क्रीक के आसपास वो लगातार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। तो इसलिए काफ़ी विवाद में जगह रही थी। एन्नौर क्रीक का जो बुरा हाल हो रखा है। एन्नौर क्रीक कहाँ पर है? तो ये तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में है। ये पुलिकेट लेक और मनाली मार्शलैंड के बीच में है। तो जो रिसेंट जो ऑयल स्पिल भी हुआ था वो मनाली एन्नौर रीजन में ही हुआ था। मनाली हिमाचल या यहाँ से आप कनेक्ट ना करें इसको, ये साउथ इंडिया की मनाली। अब देखिए कोसाथलिया रिवर की बात मैंने की, तो कोसाथलिया रिवर असल में कावेरी पक्कम से चलती है और आपके क्रीक तक जाती है। ये रही यहाँ से चली और ये आपकी इस पूरे रीजन में जाती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका एक सब बेसिन इस रीजन में बनता है जहाँ बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है चेन्नई में। तो एन्नौर क्रीक में ये जाके गिरती है। कहाँ से चलती है? कावेरी पक्कम से। कहाँ की रिवर है ये? चेन्नई में है, साउथ इंडिया की रिवर है, तमिलनाडु की। तो यहाँ हमने देखा क्रीक की हमने बात की कि एन्नौर क्रीक क्या होता है। आप एक और इंपॉर्टेंट क्रीक आपको पता होगा, सर क्रीक
जो विवाद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्रीक मतलब कुछ नहीं होता, क्रीक मतलब बेसिक सी इतनी सी चीज़ है, कोई भी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो अगर है, कोई भी, ज़रूरी ना कि रिवर जैसी बड़ी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है जब जाकर वो समुद्र से मिलती है तो वहाँ वो जो क्रिएट करती है इसे कहते हैं क्रीक। ये सारा क्रीक है, ये कजनार क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ में जो स्ट्रीम वाटर की आगे सी में मिल रही है उसको हम क्रीक कहते हैं। छोटी सी पतली सी स्ट्रीम होती है, इसे हम क्रीक कहते हैं। तो एन्नौर क्रीक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एन्नौर क्रीक के पास रिवर कौन सी है? कोसाथालयार। एन्नौर में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, जैसे ऑयल स्पिल हुआ, उसको लेकर विवाद हुआ। फिर यहाँ पे अमोनिया गैस लीक हुआ। अमोनिया गैस लीक की क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, अमोनिया कैसे हमें हार्म कर रहा है, अमोनिया कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो एस्पेक्ट है इसको आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तानसेन फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। तानसेन कहाँ के थे पहले मुझे बताइए जरा? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। तानसेन का नाम तानसेन किन्होंने लिखा? ग्वालियर के ही राजा विक्रमजीत ने, ठीक है। अब तानसेन के गुरु कौन थे? हरिसेन और मोहम्मद गौस इनके गुरु थे। ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, मुझे पता है कि नहीं तानसेन किस एम्परर के दरबार में हुआ करते थे? काफ़ी फेमस है, अकबर। अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के अलावा एक और रूलर हुआ करते थे कि नवरत्न हुआ करते थे। मुझे बताइए दूसरे रूलर कौन थे जो नवरत्न थे, कमेंट सेक्शन में। दूसरा, अब जब हम ग्वालियर में बात कर रहे हैं, तानसेन की बात करें, तानसेन को मियाँ तानसेन भी कहते हैं। तो जो एम्परर अकबर है उन्होंने उसका नाम दिया था, उनको नाम दिया था मियाँ। अब देखिए सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा किस राग को ज़्यादा गाते थे, अगर म्यूजिक में कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्रुपद, ये गायकी क्या उनका स्टाइल था? ध्रुपद क्या है? ध्रुपद की रेलेवेंस क्या है? ध्रुपद असल में हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ध्रुपद की का आपको जिक्र मिलता है, नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो ध्रुपद में गायकी करते थे तानसेन, याद रखिए इस बात को। तो वो ध्रुपद में गाते थे, बाद में तो देवी देवताओं के बारे में गाया करते थे, बाद में वो राजाओं के लिए गाने लग गए, मुख्य रूप से अकबर के लिए। तो ये बात हो गई तानसेन की। अब तानसेन महोत्सव की हमने बात की, तो तानसेन महोत्सव में इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। क्या? लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल का 1282 तबला प्लेयर्स यहाँ पर 3 जनरेशन के तबला बजा रहे थे। 99th इंटरनेशनल तानसेन समारोह था। और इंडियन म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कोई है तो वो है तानसेन सम्मान। उन व्यक्ति को दिया जाता है जो क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इसीलिए जो ये शुरू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा तानसेन संगीत सम्मेलन, ताकि मियाँ तानसेन के इसमें, और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है सबसे बड़ा सम्मान होता है जो किसी को दिया जाता है क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो तानसेन थे क्या? हमें पता है वोकलिस्ट थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे। इन्होंने कई सारे राग कंपोज किए। और जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, पहले वो हिंदू पुराण और जो भगवान है उनके उसमें गाते थे, कंपोजिशन बनाते थे, इसलिए ध्रुपद को ज़्यादा फॉलो करते थे। बाद में उन्होंने किंग्स के ऊपर भी गाना स्टार्ट किया। भैरव, दरबारी तोड़ी, दरबारी कन्नड़ा, मल्हार, दीपक, ऐसे राग उन्होंने गाए। कहा जाता था तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो आग लग जाती थी, और जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी। इस तरह की बातें कही जाती है। संगीत की कैपेसिटी के बारे में ऐसी किंवदंतियाँ या मिथ कहे जाते हैं। इनको प्लक रबाब को फेमस करने के लिए भी कहा जाता है। रबाब अक्सर आप सुनते होंगे कश्मीरी इलाकों में लोग, पहाड़ी इलाकों में बजाते हैं। कहा जाता है इन्होंने पॉपुलराइज किया था उसको, सेंट्रल एशियन प्लक रबाब को इंडियन रीजन में भी। तो ये रोल था तानसेन का, ये तानसेन सम्मान था। क्यों पॉपुलर हुआ ये पता चला हमें। क्या हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना, किस राज्य में होता है, क्यों वहाँ होता है, हमने ये समझा। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ बात की जा रही है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1% है जीडीपी का इन Q2। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इन सिंपल, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है बताइए? किस चीज़ का डेफिसिट? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका जो एक्सपोर्ट कोई देश कर रहा है वर्सेस कितना वो इंपोर्ट कर रहा है। मान लो भारत के देश से कितनी सेवाएं और कितने सामान का निर्यात किया जाता है, कितना आयात किया जाता है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है इसका मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। यानी आप और मैं अगर बात करें तो कितना सामान मैं आपको दे रहा हूँ, कितना आप मुझसे ले रहे हैं, कितना मुझे दे रहे हैं, हम दोनों के बीच में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तब बनेगा जब आप मुझे ज़्यादा सामान देंगे, मुझे कम सामान देंगे, मुझसे ज़्यादा सामान लेंगे। तो मतलब आप मेरा आपके ऊपर एक तरह से कर्ज तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपको मेरी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा सामान लेना पड़ रहा है, मैं आपसे कम ले रहा हूँ। तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर, इसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। भारत में वो 1% हो गया इस क्वार्टर में। अब जब आप ये न्यूज़ पढ़ते हैं ये दिखाता है कि भारत ने एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की है थोड़ी सी और इंपोर्ट में थोड़ी कटौती की है, इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के आसपास आ गया जो एक हेल्दी रेट है। इंडिया कोशिश करेगा इसको सरप्लस ले आने की, यानी हम और एक्सपोर्ट करें, सरप्लस हो जाए तो बहुत ही बेहतर है हमारे लिए।
तो इसको समझने से पहले समझिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये उसी का एक पार्ट है। कोई भी देश जो व्यापार दुनिया भर के साथ करता है उसकी कोई तो खाता बही रखनी पड़ती होगी। तो एक होती है बुक कीपिंग सिस्टम, जिसके तहत आप जैसे अपने घर का हिसाब करते हो वैसे हर एक देश का हिसाब होता है। किसी देश की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अपने देश के लोगों के अलावा बाहर के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो दिखाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जितना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर आप करते हैं विदेशों में दूसरे देशों के साथ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होती है। अब देखिए बात ये कि सिर्फ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं करते, ये तो ट्रेड की बात होगी। जब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं तो ट्रेड तो प्राइवेट प्लेयर्स भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें उधार की भी चलती हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ एसेट्स होते हैं भारत के विदेशों में, कुछ कर्ज लिए जाते हैं, कुछ कर्ज दिए जाते हैं, कुछ पेमेंट्स की सर्विसेज मिलती है, वो भी तो पार्ट है ना। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? तो सब कुछ को जोड़ते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टम होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो आपके कर्ज और उधार की चीजें वो भी चलती हैं, लेकिन पहले हम देखिए करंट अकाउंट। अभी हमने क्या बात की? करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, CAD। करंट अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जहां पर आप हिसाब रखते हैं कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, सर्विस और गुड्स। ठीक है, यहां पर दो चीजें और ऐड हो जाती है इसमें, ट्रांसफर पेमेंट्स भी इसमें ऐड होती हैं, रेमिटेंसेस भी इसमें ऐड होता है। रेमिटेंस क्या होता है? कोई भारतीय व्यक्ति बाहर काम करने गया, उसने विदेश में जाके सैलरी कमाई, उसमें वो वहीं रहता है व्यक्ति, उसने कुछ पैसा अपने घर भेज दिया, जो पैसा घर आता है वो रेमिटेंस है। असल में भारत ने उस देश को तो कुछ दिया नहीं, भारत का नागरिक बस वहां गया, उसने वहां काम किया और अपने पैसे घर भेजे, तो भारत को वहां से राशि आ रही है उस देश की जिसमें भारत का कुछ लेना देना नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। तो जब आप करंट अकाउंट की बात करते हो तो करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड मतलब सेवाओं का आयात निर्यात, यानी सॉफ्टवेयर बेचे गए, सॉफ्टवेयर पे काम हुआ, ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट फैक्टर इनकम और रेमिटेंस, ये सब ऐड किया जाता है। तो करंट अकाउंट में सब ऐड होता है। इससे पता लगता है कि किसी देश के साथ किसी दूसरे देश का ट्रांजैक्शन का सिस्टम कैसा चल रहा है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स और रेमिटेंस, ये इसमें ऐड होते हैं। ये क्या है? करंट अकाउंट। दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो उधार और उधार लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, कैपिटल एसेट्स जो कुछ दिनों के लिए लिए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो देशों के बीच में व्यापार होता है, व्यापार लेन देन होती है, उसकी बात की जाती है, वो है कैपिटल अकाउंट में। तो एक देश ने कितना इन्वेस्ट किया दूसरे देश में, कितने लोन लिए, मान लो इंडिया ने कुछ लोन दिया नेपाल को, कुछ लोन लिया जापान से, जो चुकाना भी तो है, वो तो आपके इसमें करंट अकाउंट में तो आएगा नहीं। करंट अकाउंट में सीधा आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखा दिया, नेट इनकम दिखा दी, नेट फैक्टर इनकम दिखा दी, तो वहां जो आपने लोन लिया भाई वो कहां दिखाया जाएगा? तो वो सब आता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग, कितना उधार किस देश से लिया, लेंडिंग, किस देश को उधार दिया। तो याद रखिए बेस्ट एग्जांपल है जापान, नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की है और कई देशों में किया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे आप याद रखिए कैपिटल अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। जिसके जो एक दुकानदार अगर होगा ना तो करंट अकाउंट में जो अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डेली का खाता भाई होता रहता है, आना जाना। ट्रेड हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने चलता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, वो एक साल में खत्म नहीं होते। व्यापार तो आज किया अगले दिन दूसरे देश से हो जाएगा। तो जो लॉन्ग स्टैंडर्ड होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तो भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट अभी 1% है। अब सवाल आपसे ये जो मुझे आप आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अब जरा मत सोचिए करंट अकाउंट में क्या होगा, बेसिक दिमाग लगाइए। बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब SDR क्या होते हैं? SDR असल में IMF के होते हैं ट्रांच, जो आप अलग अलग 5 करेंसीज में रखते हैं, उनका एक बास्केट होता है, उसमें रखते हैं। तो ये किस में होगा? अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको SDR पता होगा। मुझे बताइए क्या आंसर इसका होगा। हालांकि जो ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि सिंपली आप आंसर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया रशिया के बारे में। इंडिया और रशिया ने एक पैक्ट साइन किया है कुडानकुलम के प्लांट के कुछ फ्यूचर यूनिट्स के बारे में। कुडानकुलम प्लांट जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो रशिया की मदद से इंडिया में बनाया गया था। प्रॉब्लम क्या हुई थी, यहाँ पर बहुत विरोध किया था वहाँ के मछुआरों ने कि भाई इससे पोल्यूशन फैल जाएगा, ट्रेजेडी आ जाएगी। ये असल में तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 6000 मेगावाट की। अब मार्च में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ये रोक दिया गया था कुछ समय में। बाद में फिर इसको एक्टिव किया गया, अभी भी ये एक्टिव है और ये पहला पावर प्लांट था जिसने 1000 मेगावाट के आसपास की आपकी जो कैपेसिटी के साथ काम किया है। तो यहाँ बात यह कि जो रिएक्टर है समुद्र के थोड़ा पास है, क्यों? क्योंकि इनको चाहिए होता है वाटर। वाटर किस लिए चाहिए होता है? कूलेंट के जरिए। जब वो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं तो वहाँ उसको ठंडा रखने के लिए कूलेंट चाहिए होता है, तो वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऑपरेटर्स हैं रशियन स्टेट कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिए यहाँ पर भी बात आती है कि अगर लीकेज हुआ तो क्या होगा। जो फुकुशिमा जापान में हुआ था क्या वो इंडिया में हो सकता है? तो याद रखिए फुकुशिमा जो में हुआ था वो एक बहुत पुराना रिएक्टर था, ये बेटर टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं। तो इंडिया रशिया न्यूक्लियर रिलेशंस बहुत
स्पेशल एस्पेक्ट है इंडिया और रशिया के व्यापार का। 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद से ही सोवियत यूनियन ने, जो यूएसएसआर पहले हुआ करता था, उसने लगातार भारत को सपोर्ट किया था। और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था उसके बाद रशिया भी, जो उसका सक्सेसर स्टेट है, उसने इंडिया को सपोर्ट किया। तो जो रिएक्टर्स थे उसके लिए हैवी वाटर प्रोवाइड किए यूएसएसआर ने, जो तारापुर में महाराष्ट्र वगैरह में थे। एमओयू साइन किया कैसे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल करना चाहता है। कई सारे यूनिट्स डेवलप किए गए, जॉइंट कंस्ट्रक्शन किया गया। 6 नए रिएक्टर देने को बात की, जिससे भारत को, कि रशिया ने कहा कि 6 और रिएक्टर वो देगा, जिससे और ज़्यादा इंडिया में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खड़े हो पाएंगे। मुझे बताइए न्यूक्लियर पावर प्लांट की खास बात क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की खास बात, एक तो वो क्लीन एनर्जी का सोर्स है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू अगर आप हाइड्रो या बाकी की बात करें। लेकिन अब इंडिया सोलर की तरफ ज़्यादा पुश कर रहा है, पर न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी क्या है कि जर्मेनियम 68 और गैलियम 68 के जनरेटर्स का आविष्कार हुआ है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में। तो भारत और रशिया के संबंध केवल पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के अलावा आगे बढ़कर न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिसिनल पर्पसेस या फिर ट्रेड, और इसके अलावा जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे भी हो सकते हैं, क्योंकि रशिया ऑलरेडी थोड़ा पिछले कुछ समय से त्रस्त है इन्वेस्टमेंट की कमी से। ऑलरेडी यूरोप में उसका विवाद बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन वॉर के बाद ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है अमेरिका के द्वारा, तो उसकी स्थिति थोड़ी खराब है। वहाँ उसको इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने का एक अच्छा मौका है। अब देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद हैं ट्रू या फॉल्स में। अमोनिया इज अ हाईली रिएक्टिव एंड सॉल्युबल एल्कलाइन गैस। कैपिटल अकाउंट इज मेड अप ऑफ बोरिंग्स। मियां तानसेन वाज नवरत्न इन एम्परर हुमायूंस कोर्ट। कुडानकुलम पावर प्लांट इज इन गुजरात। क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है? सही सही बताइए। आई नो आपने लगभग सारे सही किए होंगे। तो ये आपके आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखिए इस सेशन का PDF आपको चाहिए, या और ऐसे कई ऐसे कंटेंट चाहिए जो आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ओनली IAS, नथिंग एल्स, PW ओनली IAS के ऑफिशियल ऐप। आप इसको स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।